तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं जरा सा एक छोटा सा रिवीजन करा लेना चाहता हूँ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कंसेप्ट किया था। तो क्या हो रहा था कि जैसे सपोज करो मेरे पास कोई एक रीजन है जहां पर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक रख देता हूं। तो इसमें इस तरफ नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर एक ईपी आ जाती थी। ठीक है। तो जो मेरी ई होती थी वो ई नॉट माइनस ईपी हो जाती थी। ठीक है। और फिर हम यहां से सब चीजों को रिलेट करके कहीं से कहीं ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के ले आते थे, जहां पे के तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। यानी कि ई नॉट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वहां पर होती अगर क्या कहते हैं वहां पर कोई मटेरियल ना होता, और ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्चुअली वहां पर है, और ई नॉट से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज वहां पे पोलराइजेशन की वजह से एक ईपी फील्ड है। यहां तक कोई समस्या? नहीं। बेटा किसी के माइक से नॉइस आ रहा है, वो बंद कर ले, बीच बीच में बंद हो जा रहा है फिर आ जा रहा है। अब बिल्कुल सेम लॉजिक लगा करके इन्होंने बुक में क्या बात कही कि सपोज करो मैं एक सोलेनॉइड के अंदर का स्पेस देख रहा हूं। तो ये जो मेरा स्पेस है ये सोलेनॉइड के अंदर है। तो यहां पर कोई फील्ड बी नॉट है। ठीक है। अब मैं यहां पर एक मटेरियल रख लेता हूं। तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जिसको मैं सपोज करो बी एम कह लूं। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात देखो मैंने क्या किया कि जो वहां पर ईपी थी वो मैंने ई नॉट के अपोजिट बनाई थी। यहां पर जो बी एम है वो बी नॉट के अलोंग भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। तो फिलहाल मैंने अलोंग बना ली, अपोजिट हो जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्टेंट फील्ड बी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? बी नॉट प्लस बी एम। ठीक है। यानी कि जो वहां पर ओरिजिनल फील्ड होती अगर वहां पर कोई चीज ना होता, ठीक है, प्लस जो उस मटेरियल में के मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, उन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अभी मैग्नेटाइजेशन क्या है ये समझा लूं, उसके बाद इसके बारे में बात करता हूं। पता नहीं तुमने ये बात देखी है कि नहीं, छोटे क्लासेस में कभी एक्सपेरिमेंट करके। सपोज करो मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा था। ठीक है। ये लोहे का टुकड़ा था, ये तो जी। किसी निडल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर मैं इस लोहे के टुकड़े को एक मैग्नेट से चिपका दूं, मतलब यहां पर एक मैग्नेट चिपका दूं ऐसे, तो ये जो लोहे का टुकड़ा है ये भी मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगता है। बिकॉज क्या होगा, इस मैग्नेट की इंफ्लुएंस में जो इस लोहे के अंदर के पार्टिकल हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि ये वाला एंड साउथ और ये वाला एंड नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करने लगेगा। और अब तुम इसके पास मान लो कोई एक ऑल पिन लेकर के जाओगे तो ये इसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। ऐसा देखा है कभी तुमने? कभी देखा है? हाँ। अगर नहीं भी देखा तो क्या हो रहा है, बेसिकली ये मैग्नेट था, जिस मैग्नेट की इन्फ्लुएंस में जो आयरन है ये मैग्नेटाइज्ड हो गया। ठीक है। तो जी सर। यहां पर कुछ फील्ड होती जो मैग्नेट की वजह से अपने आप हो गई। क्योंकि आयरन खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा इसलिए थोड़ी सी फील्ड और आ जाएगी, और जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो उन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। ठीक है। जी। अच्छा, अब इन्होंने इंटरेस्टिंग एक काम क्या किया, ये बी नॉट और बी एम के टर्म में बात ना करके इसको बी को म्यू नॉट कॉमन ले लेना चाहते हैं। इसको मैं बी नॉट बाई म्यू नॉट प्लस बी एम बाई म्यू नॉट कह सकता हूं। इसका तो तुम बुरा मानोगे नहीं। नहीं। ठीक है। और थोड़ी देर के लिए किसी वजह से, किसी लेगेसी इशू की वजह से इन्होंने इस बी नॉट बाई म्यू नॉट को एच कह दिया और बी एम बाई म्यू नॉट को एक नया नाम दे दिया एम। अभी इनके क्या मतलब है मैं एक मिनट एनसीईआरटी जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है। तो अगर मैं सिंपल स्केल में डेफिनेशन करूं तो एच क्या चीज हो गई, जो भी सामान्य रूप से मैग्नेटिक फील्ड होती
उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। तो मतलब जैसे कोई मुझसे पूछे कि एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर एच की वैल्यू कितनी है, तो मैं कह दूंगा ये एन आई है। क्यों? क्योंकि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, म्यू नॉट एन आई थी, तो उसकी वजह से एच की वैल्यू कितनी हो गई, एन आई हो गई। नहीं। कोई मुझसे पूछे कि भाई ये कि परमानेंट मैग्नेट है, जिसको मैं मैग्नेटिक डाइपोल म्यू की तरह से देखूं, तो इसके सेंटर से एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो मुझे फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 म्यू बाई एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला होता है, याद है? जी जी। तो यहां पे एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 म्यू अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज एच और म्यू नॉट बी नॉट में कोई अंतर नहीं है, बस खाली उसको एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है? जी सर। और ऐसे ही जो मैग्नेटाइज्ड होकर के इस आयरन के टुकड़े ने जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा की, उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दे, तो जो नई चीज आई उसका नाम एम हो गया। ठीक है? यहां तक कोई समस्या? तो यानी कि जो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगी, यानी कि वो फील्ड जो सोलेनॉइड की वजह से, जो मैग्नेट की वजह से जो वहां पे अपने आप होनी थी, प्लस म्यू नॉट इंटू एम हो जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेटाइजेशन की वजह से क्रिएट हो गई। जो वहां पे वैक्यूम होता, कोई चीज ना होती, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होनी थी, और प्लस जो थोड़ी फील्ड और क्रिएट हो गई बिकॉज वहां पे एक मटेरियल रखा था। ये बात क्लियर हो गई? हाँ? अब यस इसको सर। एनसीईआरटी में दोबारा से देखते हैं कैसे एनसीईआरटी में ये बात कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अब इस पूरी कहानी को दूसरी तरीके से पकड़ा। ये कह रहे हैं कि मान लो मेरे पास, जैसे मैं एग्जाम्पल में कह रहा था, यहां पर एक कोई रीजन में फील्ड थी बी नॉट। ठीक है? हाँ, बी नॉट में अगर मैं कोई मटेरियल रखूंगा तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है? यानी कि जैसे मान लो मैं यहां पे एग्जाम्पल कह रहा था, तो अगर मैंने यहां पर एक आयरन का टुकड़ा रखा, तो जो आयरन का टुकड़ा है वो आयरन के टुकड़े की तरह नहीं रह जाएगा, ये एक मैग्नेट की तरह बन जाएगा। इसका ये वाला एंड साउथ पोल, ये वाला एंड नॉर्थ पोल हो जाएंगे। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। ये जो नया मैग्नेट बना, इसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा स्मॉल एम या म्यू, जो भी कहना चाहो। स्मॉल एम या म्यू क्या है, ये इसका मैग्नेटिक, अरे यार मैग्नेटिक में एम ए होता है ना, ये इसका, नहीं। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है? लेकिन ये कह रहे हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट एम में इंटरेस्टेड नहीं है, इसको अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट को v से डिवाइड कर दें, यानी कि मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जैसी कोई चीज आ जाएगी, जिसको मैं कैपिटल एम कहता हूं। तो ये कैपिटल एम और ये कैपिटल एम एक ही चीज है। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा कि बेसिकली क्या हुआ, मेरे पास एक स्पेस में कोई जगह थी, जैसे सोलोनॉइड था, जहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी। मैंने उस मैग्नेटिक फील्ड में एक लोहे का टुकड़ा डाला, या पीतल का टुकड़ा डाला, या लकड़ी का टुकड़ा डाला, कोई भी एक टुकड़ा डाला, तो वो जो लोहे का टुकड़ा, पीतल का टुकड़ा था, वो मैग्नेटाइज हो गया, उसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम एक नया वेक्टर दे देते हैं, मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। ठीक है? ये एक बात उन्होंने अलग से कह दी। अब आगे चल करके बात कहते हैं, अब ये कहते हैं कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती, अगर वो लोहे का टुकड़ा या पीतल का टुकड़ा ना होता, वो म्यू नॉट एन आई होती, इसको बी नॉट कहता हूं। लेकिन चूंकि तुमने वहां पर लोहे का एक टुकड़ा डाल दिया, इसलिए वहां पर थोड़ी और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी बी एम, और जो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी वो बी नॉट प्लस बी एम हो जाएगी। यहां तक कोई समस्या? नो सर। हाँ? अब ये कह रहे हैं कि वो जो बी एम है वो म्यू नॉट एम हो जाती है। ठीक है? बी एम जो है वो म्यू नॉट एम है, यानी कि जो उल्टा में बोला था मैंने कहा था बी एम बाई म्यू नॉट को एम कह देते हैं किसी वजह से, ये जो बी एम है वो म्यू नॉट एम हो जाती है।
और बी नॉट बाई म्यू नॉट को एच कह दें तो मेरा फाइनल रिलेशन क्या निकल के आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, यानी कि एम। टोटल फील्ड हो गई म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। म्यू नॉट एच वो वाली फील्ड जो वहां पर होती अगर कुछ और ना होता, म्यू नॉट एम वो वाली फील्ड जो उस मेटल के टुकड़े के मैग्नेटाइजेशन से प्रोड्यूस हुई और दोनों का रिजल्टेंट जो है वो फाइनल फील्ड हो गई। यहां तक कोई समस्या? नहीं सर। जैसे क्या कहते हैं, पिछले वाले एग्जाम्पल में हो रहा था कि भैया मैंने ई नॉट लगाया, साथ में एक ईपी पैदा हो गई और दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ई हो गया। ऐसे यहां पर बात हो गई। अब इन्होंने जिस बीच में थोड़ी सी बात की, कंफ्यूजन वाली है, ये एच को बिना मतलब परेशान करने के लिए बी बाई म्यू नॉट माइनस एम कहते हैं, ठीक है, लेकिन b बाई म्यू नॉट माइनस एम बेसिकली बी नॉट बाई म्यू नॉट ही हो जाएगा, ठीक है। तो इनके चक्कर में ना पड़ना, ये घूम फिर करके वही बी नॉट बाई म्यू नॉट आ जाएगा, यानी कि एच की वैल्यू सोलेनॉइड के लिए ni या ऐसे ही दूसरी चीजों के लिए जो भी फील्ड है उसका डिवाइडेड बाई म्यू नॉट करके आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली नेट नेट बात ये हो गई कि जो रिजल्टेंट फील्ड हो गई वो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम हो गई, ओरिजिनल फील्ड प्लस मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड। ये जो 5.16 है ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? हाँ ना, कुछ बोलोगे? कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो हम बाकी सारी बातें मिटा देते हैं और फिर से इससे आगे कहानी शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो बी हो गई वो म्यू नॉट एच प्लस एम हो गई। अब ये कहते हैं अगर एच बहुत लार्ज नहीं है, यानी कि तुमने ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ी सी फील्ड लगा रखी है, हल्की फुल्की फील्ड के लिए जो m है वो प्रोपोर्शनल टू h होगा, ठीक है। जैसे हम वहां पे कहते थे जो EP है वो प्रोपोर्शनल टू E होगी, मतलब कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी दो। इस H का नाम होता है, देखो बेटा मैं बताना भूल गया, इसका नाम होता है, M का नाम होता है मैग्नेटाइजेशन, और इस H का नाम होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और दोनों की यूनिट सेम ही होगी तो इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर हो जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली तुम जितनी ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोगे उतना ही ज्यादा मेरा जो मेटल का टुकड़ा है वो मैग्नेटाइज्ड होगा। ये बात रीजनेबल सी है कि नहीं? जी सर। क्योंकि भाई मान लो तुमने करंट ही नहीं पास किया तो क्यों मैग्नेटाइज्ड होगा? थोड़ा करंट दोगे तो थोड़ा मैग्नेटाइज्ड होगा, ज्यादा करंट दोगे ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं कि मॉडरेट फील्ड्स के लिए जो m है वो h के प्रोपोर्शनल होता है, या m इज इक्वल टू काई h होता है। ये काई जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाई। ऐसा हम लोग एक शब्द पीछे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी पढ़ चुके हैं। जी सर। ससेप्टिबिलिटी की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, एस एस कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, SSC ससेप्टिबिलिटी कहलाई। इसकी वजह से मेरा रिलेशन निकल कर गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू एच, और यहां से म्यू नॉट 1 प्लस काई को म्यू एच कह दिया, ठीक है। और यहां से म्यू बाई म्यू नॉट को मैंने एक चीज म्यू आर कह दिया, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो कि बेसिकली 1 प्लस काई हो गई, ठीक है। तो जिस तरह का कंसेप्ट वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का था वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे म्यू आर का हो गया। तो सामान्य रूप से बी नॉट की वैल्यू म्यू नॉट इंटू एच होनी थी, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच हो गई, यानी कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर टाइम्स बढ़ गई। जैसे वहां पे के से डिवाइड कर देते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऐसे यहाँ पे म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां तक कोई समस्या है? ठीक है। तो बेसिकली बी जो हो गई वो चाहो तो उसको म्यू एच कह दो और चाहे तो म्यू नॉट म्यू आर एच कह दो, जहां पे म्यू आर तुम्हारी रिलेटिव परमिएबिलिटी है, या म्यू जो है उस मटेरियल की परमिएबिलिटी है, जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते, ठीक है। अब हम लोग आ गए पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक टाइप की चीजों के बारे में।
तो अभी फेरोमैग्नेटिक के लिए इन्होंने एनसीईआरटी में थोड़ा रुक करके बात की। पहली बात की डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था पीछे कि अगर मैंने बी नॉट ऐसी लगाई तो जरूरी नहीं है कि जो मेरी बीएम हो वो अपोज ही करे। कभी कभी बीएम अपोज करती है और कभी कभी बीएम सपोर्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, जो पोलराइजेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती थी वो हमेशा अप्लाइड फील्ड को अपोज करती थी। और यहां पर क्या हो सकता है, कभी कभी जो मैग्नेटाइजेशन है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि अपोजिट फील्ड पैदा करता है, कभी कभी उसी के डायरेक्शन में फील्ड पैदा करता है। तो ऐसी चीजें जिनमें बीएम की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगेगी, इनका काई नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जो मैग्नेटाइजेशन की फील्ड होगी वो बी नॉट के अपोजिट होगी, इसलिए जो रिजल्टेंट बी हो जाएगी वो लेस देन बी नॉट हो जाएगी। ऐसी चीजें डायामैग्नेटिक कहलाती। हम लोग ऐसा सॉलिड स्टेट वगैरह में पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने टेबल दे दी, बिस्मथ, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, लेड, मरकरी, सिल्वर, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ये सब डायामैग्नेटिक है। हालांकि जैसा यहाँ पे काई की वैल्यू देख करके तुमको लग रहा है, ये जो काई है ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -5 होता है। ठीक है, तो अगर काई 10 टू द पावर ऑफ -5 है, ठीक है, तो इसका मतलब B इज इक्वल टू 0.99999 बी नॉट होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में कोई बहुत ज्यादा फील्ड कम हो जाती है, लेकिन इन प्रिंसिपल जो भी वो कम हो रही है वो कम हो रही है, वो बढ़ नहीं रही है। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड जितनी तुमने लगाई है उससे थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, बिकॉज जो मैटर है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। ठीक है, यस सर। इसी के अपोजिट जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी काई पॉजिटिव है, यानी कि जो बीएम है वो बी नॉट को सपोर्ट करती है। हालांकि फिर देखो यहां जो सारे एग्जाम्पल हैं उसमें काई जो है वो पॉजिटिव तो है, लेकिन वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -5 है, यानी कि बी जो हो जाएगा वो फिर से तुम्हारा 1.00001 बी नॉट हो जाएगा। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन इन प्रिंसिपल बात क्या है कि जितनी तुमने अप्लाई की थी उससे थोड़ी सी फील्ड बढ़ करके ही आई, कम तो नहीं आई। ठीक है, ठीक, ये एक बात हो गई। ये एक खाली इंफॉर्मेशन हो गई। अभी ऐसा क्यों होता है ये 1 मिनट थोड़ा रुक करके अगले टॉपिक में देखेंगे, पर अभी तक सारी बात ये समझ में आई कि जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो बी नॉट होती है उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो एक एच नाम का वेक्टर आता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगी उसी के प्रोपोर्शनल मेटल जो होगा वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और जितना ज्यादा वो मैग्नेटाइज्ड होगा वो दो तरीके से मैग्नेटाइज हो सकता है। ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो सकता है या सपोर्ट करने में मैग्नेटाइज हो सकता है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड से कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। ये दो क्लास ऑफ कंपाउंड हो गए, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। तो इसके बेसिस पे एग्जांपल 5.10 देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, कह रहे हैं अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी 400. The winding of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. If number of turns is 1000 per meter, तो जैसे 2 एम्पियर को 1000 पर मीटर से मैंने मल्टीप्लाई किया, वैसे ही मेरे एग्जाम्पल 5.10 में मेरे H की वैल्यू हो गई Ni, यानी कि 2000 एम्पियर पर मीटर। ये एक बात क्लियर हो गई। हाँ, यस सर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं
यहाँ की रिलेटिव परमिएबिलिटी 400 है, तो कह रहे हैं कैलकुलेट एच। ठीक है, एच का मतलब हो गया भैया मेरा 2000 एम्पियर पर मीटर। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर होती है 1 प्लस काई, जितना बी तुमने लगाया था बी नॉट वो, और प्लस मतलब एच प्लस काई एच हो जा रहा था ना पीछे, तो 1 प्लस काई हो जाती है। इसकी वैल्यू 400 आ गई, इसका मतलब काई की वैल्यू 399 आ गई। ठीक है, यानी कि ये कोई पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, ये कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, बिकॉज काई की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव तो वही है और बहुत ज्यादा है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा रुक करके बात करेंगे। ठीक, अब ये कह रहे हैं सी फाइंड बी एंड द मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम। बात नहीं, तो बी जो हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट एच प्लस एम, यानी कि म्यू नॉट जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू एच प्लस एम कर लेंगे, तो ये बेसिकली 400 इंटू 2000 हो जाएगा। ठीक है, ये बात मुझे लगता है थोड़ी सी लोगों को बुरी लग गई, इसको मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। ये जो म्यू नॉट एच प्लस एम है, ये म्यू नॉट म्यू आर एच हो जाएगा, बिकॉज एच प्लस एम जो हो जाएगा वो 1 प्लस काई एच हो जाएगा, 1 प्लस काई को म्यू आर लिख देंगे, तो म्यू नॉट म्यू आर एच हो जाएगा, जो कि बेसिकली म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, म्यू आर की वैल्यू 400 और एच की वैल्यू 2000। ठीक है, यहां से मैं मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ जाएगी वो मैं बी की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, अब फाइनली कह रहे हैं मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है आई एम, तो ये जैसे H इज इक्वल टू एन आई था, वैसे M इज इक्वल टू एन आई एम नाम की एक चीज मैं मान सकता हूं। मतलब मैं ये मान सकता हूं जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो इस वजह से हुआ है बिकॉज जो वो मेरा मैटर था उसके अंदर वैसे ही करंट सेटअप हो गए हैं, तो यहां से मेरे आई एम की वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मैग्नेटाइजेशन अपॉन एन। तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू 399 इंटू एच हो जाएगी, या चाहो तो वैसे निकाल सकते हो, और अपॉन एन की वैल्यू 2000 हो जाएगी। कितनी थी, 1000 थी ना, एन की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो यहां से आई एम की वैल्यू आ जाएगी, जो भी कैलकुलेट करके निकाल लेना। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा हम लोगों से अलग हट करके काम किया, इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। एच को एन आई लिख करके 2000 एम्पियर पर मीटर लिख लिया, कोई समस्या नहीं है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड को म्यू आर इंटू म्यू नॉट एच करके लिख लिया। ठीक है, जैसा हमने किया था वैसे कर लिया, टोटल फील्ड 1 टेस्ला आ गई। अब मैग्नेटाइजेशन को इन्होंने बी माइनस म्यू नॉट एच अपॉन म्यू नॉट कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली वही 399 एच आ गई, वैल्यू डाल करके उसकी वैल्यू निकाल ली। अब ये कह रहे हैं कि ये जो m है 399 इंटू एच, उसको मैं अगर एन नॉट ये हुई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इंटू आई एम से मल्टीप्लाई करूं, तो वहां से मेरा आई एम आ जाएगा साइन 794 एम्प। अब इन्होंने ये जो जो मटेरियल है वो क्यों कोई चीज डायामैग्नेटिक हो जाती है, क्यों कोई चीज पैरामैग्नेटिक हो जाती है, और कई बार क्यों कोई चीज फेरोमैग्नेटिक हो जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहिए। तो इन्होंने ये टेबल सी बना दी, यही बात यहाँ थ्योरी में भी लिख रहे हैं कि बेसिकली डायामैग्नेटिक चीजें ऐसी हैं जिनकी काई की वैल्यू 0 से कम और -1 के बीच में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब 1 प्लस काई जो हो जाएगी रिलेटिव परमेबिलिटी वो 0 से 1 के बीच में हो जाएगी, यानी कि जो इनका म्यू होगा वो लेस देन म्यू नॉट हो जाएगा, यानी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए थी उससे थोड़ा सा अपोज करेंगे और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उससे कम हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा,
अब जो Yes, sir. पैरामैग्नेटिक चीज है उसकी काई जीरो से थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने एक इस्तेमाल कर लिया एप्साइलन। एप्साइलन का मतलब है कि कोई ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, जैसे हम लोग पीछे एग्जांपल देख रहे थे, वो 10⁻⁻5 10⁻⁻4 टाइप की होगी। तो काई की वैल्यू जीरो से एप्साइलन के बीच में होगी, इसलिए म्यू आर की वैल्यू 1 + एप्साइलन हो जाएगी, और जो म्यू हो जाएगा वो म्यू नॉट से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी सी ज्यादा होगी, पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली ज्यादा नहीं होगी। फेरोमैग्नेटिक चीजें ऐसी चीजें जिनका काई बहुत बड़ा है, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मेरे काई की वैल्यू 399 आ गई थी, ठीक है, कई गुना फील्ड बढ़ गई थी, 400 गुना बढ़ गई थी, तो उनका म्यू आर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, और इनका म्यू विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है। अब इसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो ये कह रहे हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हो जाएगी। फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी मतलब वहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम हो जाएंगी, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम हो जाएंगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि दे रिपेल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को दूर भगाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर जितना जो ज्यादा, मतलब यहां तो क्या दिखाया था कि सामान्य रूप से 5 लाइन जाने वाली थी, अब खाली एक ही रह गई, तो इतना तगड़ा रिपल्शन नहीं होता है, तुमने देखा वो तो बहुत थोड़ा सा 10⁻⁻5 के ऑर्डर का रिपल्शन होता है। लेकिन आइडिया ये है कि जितनी फील्ड लाइन वहां पे होनी चाहिए थी उससे कमजोर पड़ गई, उससे कम हो गई, बिकॉज जो मैग्नेटाइजेशन है वो अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रहा है, ठीक है। ठीक है, यहां तक कोई बात दिक्कत? नहीं सर। अब ये कह रहे हैं द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म इज एज फॉलो। तो पहली बात तो क्या हुई? पहली बात तो ये हुई कि जो मैंने फील्ड अप्लाई की थी उसके ऑपोजिट में फील्ड पैदा हुई, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फील्ड कम हो गई। अभी रिजल्टेंट फील्ड क्यों कम हुई इसका कारण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर डायमैग्नेटिज्म इज एज फॉलो: इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस पोजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। These orbiting electrons are equivalent to current carrying loop and thus possess orbital magnetic moment। तो क्या कह रहे हैं, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वो एक तरह का करंट कैरिंग लूप ही हो गया ना, ठीक है। अब ये कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द वंस इन विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम इज जीरो। ये बात हम लोगों ने दूसरी तरह से पढ़ रखी है कि ऐसी चीजें जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज तुमको मालूम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पर होते हैं वो चीज पैरामैग्नेटिक हो जाती है, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो चीजें डायामैग्नेटिक हो जाते हैं, ठीक है। हाँ? तो यानी कि जो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है उसी के अपोजिट दूसरी स्पिन का दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एटम इज जीरो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी सी बात होती है, इतना लंबा कौन पढ़ेगा, कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि बेसिकली अगर मैं एक एटम को देखूं तो एटम में एक तरह से दो करंट कैरिंग लूप जैसी चीज मान सकता हूं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ताकि जो हर इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप में एक मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को इस तरीके से कैंसिल कर दे रहे हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जा रहा है, बिकॉज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। ये बात क्लियर है? अब मान लो ये कहते हैं मैंने क्या किया, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट लगाई, तो क्या हो जाएगा, जो ये अपोजिंग इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा फास्ट चलने लगेगा, जिससे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा, और जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा स्लो चलने लगेगा, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट घट जाएगा, ठीक है। यहां पे कहते हैं when magnetic field is applied, those electron having orbital magnetic moment in the same direction slows down and those in the opposite direction speed up, ठीक है। तो यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के फेवर में था वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, और जो उसके ऑपोजिट में था वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लियर हो गया। इसी वजह से वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं,
उसके बाद क्या है, दिस हैपेंस ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट इन अकॉर्डेंस विद लेंजेस लॉ व्हिच यू शैल स्टडी इन चैप्टर 6। तो ये बात मैं भी नहीं करना चाह रहा हूं बिकॉज लेंज लॉ हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। द सब्सटेंस डेवलप अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड एंड हेंस रिपल्शन। तो बेसिकली क्या बात हुई कि यहाँ पर दो पेयर्ड, कोई एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन थे जिनके मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। जब मैंने फील्ड लगाई तो जो सपोर्टिंग, जो सेम डायरेक्शन का मैग्नेटिक मोमेंट था वो थोड़ा कमजोर पड़ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला थोड़ा स्ट्रांग हो गया, जिसकी वजह से रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। उसकी जो फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगी। ये क्या हो गया, ये डायामैग्नेटिज्म हो गया। क्लियर? जी सर। अब देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म क्या है। पैरामैग्नेटिज्म में ये कह रहे हैं कि सपोज करो ये कोई एक मटेरियल जो कि पैरामैग्नेटिक है, इसमें जो एटम है इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हर एटम अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट है। ठीक है, बिकॉज उसके ऊपर नेट कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर तुम लोगों ने कहीं पर पढ़ रखा हो तो ऐसी सी बात आती है कि म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n+2 बोर मैग्नेटॉन, इस तरह की बात आती है अगर पढ़ रखा हो तो। ठीक है ना, जहां पे n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि बेसिकली आयरन जैसी कोई चीज होगी या एल्यूमिनियम जैसी कोई चीज होगी, क्योंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हर एटम अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट है। तो जब तुम यहां पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 लगाते हो तो जब तुमको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी -m.b है, तो वो क्या करेगी, ये जो ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं इनको इस तरह से अलाइन करने की कोशिश करेगी, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर। ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर थर्मल एनर्जी भी है। ठीक है, मतलब ये एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा थोड़ा ना तुमने फील्ड लगा दी हल्की सी, तुम्हारी बात मान करके एक तरफ हो गए। तो बेसिकली नेट बात क्या हो रही है, सामान्य रूप से अगर मान लो मेरे पास कोई मटेरियल है तो उसमें ढेर सारे एटम्स हैं जिनके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, और ये नेट करके इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जा रहा है बिकॉज वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब जब तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड कोशिश कर रही है कि ये लोग एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, लेकिन थर्मल एनर्जी नहीं चाह रही कि लोग एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, वो चाह रहे हैं कि रैंडमाइज्ड हो जाएं। तो थर्मल एनर्जी हालांकि रैंडमाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये थोड़े थोड़े अलाइन हो जाएंगे, इसलिए इसमें इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बीएम हो जाएगी वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। ऑब्वियसली क्योंकि थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा रैंडमाइज कर रही है, इसलिए बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए जो बीएम हो जाएगी इट विल बी वेरी वेरी लेस देन B0, और ऐसी चीज पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगी। ये बात समझ में आई? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर एटम या अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट था। ये मैग्नेट रैंडम मोशन की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से ऐसे अरेंज थे कि नेट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे, कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं था। जब तुमने फील्ड लगाई तो वो मैग्नेट एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश किए, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अलाइन नहीं हो पाए, थोड़ा सा ही अलाइन हो पाए, जिसकी वजह से जो मैग्नेटाइजेशन हो गया वो उसी दिशा में हो गया, और जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो उसी डायरेक्शन में हो गई, इसलिए थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ठीक है। यहां पर मैंने एक छोटा सा बेटा सेक्शन है ये सुपर कंडक्टर का, ये दो वजह से छोड़ दिया है, इसको लास्ट में करेंगे। दो वजह छोड़ दिया बिकॉज ये जनरली पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको बाद में करेंगे, याद दिलाना मुझको अगर मैं भूल जाऊं तो। ठीक है, अच्छा। तो इस सारी कहानी को समझने के बाद इन्होंने क्या कहा कि भाई जो मैं पहले कह रहा था, जो मेरी मैग्नेटाइजेशन होगी, ठीक है, वो जितना ज्यादा मैं फील्ड लगाऊंगा उसके तो प्रोपोर्शनल होगी ही, लेकिन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है,
तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक बात ये निकल करके आ गई कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी, जहां पे सी एक कांस्टेंट है, उसके चक्कर में ना पड़ो, म्यू नॉट तुम्हारा वही वाला म्यू नॉट है, बट पूरा आइडिया ये है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो ठंडी बॉडी पे कम टेम्परेचर पे ज्यादा होगी, हाई टेम्परेचर पे कम होगी, जो कि होना ही चाहिए था, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे थर्मल मोशन ज्यादा है तो ज्यादा रैंडमाइज करेगा, तो फील्ड जो है वो कमजोर पड़ जाएगी, और लो टेम्परेचर पे थर्मल मोशन कम हो जाएगा तो उसको अलाइन करना आसान हो जाएगा, इसलिए फील्ड ज्यादा हो जाएगी, मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पक्का? जी तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ पैरामैग्नेटिज्म कमजोर पड़ता जाता है और जो अप्लाइड फील्ड है वो कमजोर पड़ती जाती है, लो टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसका काई ज्यादा होता है। ये जो लॉ है काई इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी, इसको हम लोग क्यूरीज लॉ कहते हैं। ठीक है, ये मैडम क्यूरी जी के जो पति थे पियरी क्यूरी, उन्होंने निकाला था। ठीक है, द सी इज कॉल्ड क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है, thus for a paramagnetic material both chi and mu r depend not only on the material but also on sample temperature। इसीलिए जब देखो हमने पीछे टेबल बनाई थी तो ये कह रहे थे काई की जो वैल्यू दे रखी थी, दे रखा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स एट 300 केल्विन, मतलब ऑब्वियसली टेम्परेचर बदल देंगे तो टेम्परेचर के साथ काई भी बदल जाएगा। ये क्यूरीज लॉ हो गया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है? हाँ, नहीं नो ठीक है। सर। नहीं इस तरीके से हमारा पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म हमने दोनों समझ लिया। अब क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे कई बार मटेरियल फेरोमैग्नेटिक बिहेव करने लगते हैं। इसके बारे में समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि मुझे लगता है फिर इस क्लास को बहुत लंबा कर देगा, इसलिए अभी हम लोग ये वाली क्लास यहाँ पे बंद कर रहे हैं। फेरोमैग्नेटिज्म और उसके बाद मैग्नेटिक मटीरियल्स की जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो इसके बाद अगले वाले क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।